हाँ जी, a very welcome to this video and a very good afternoon to all of you. Welcome into Essays Made Easy series, free of cost series, जहां पे हम कुछ important topics, कुछ important quotations और UPSC PYQs ऐसे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं हर फ्राइडे एंड संडे। आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ऐसे मेड इजी। ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर का आपको पीडीएफ भी मिलेगा और भी आगे जो भी ऐसे रिलेटेड इनिशिएटिव्स हम यूट्यूब पे लेके आते रहेंगे उनके आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो आज मैं कोटेशन लेके आया हूं। कोटेशन है, ये पीवाईक्यू से रिलेटेड नहीं है। ये कोटेशन आई वाज रीडिंग द जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीशे। तो ये कोटेशन उनके द्वारा है। एंड दोज हु वर सीन डांसिंग वर थॉट टू बी इनसेन बाय दोज हु कुड नॉट हेयर द म्यूजिक। अब इस कोटेशन का एसेंस क्या है? फ्रेडरिक नीशे जो कि एक जर्मन एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर हैं, जिन्होंने इंडिविजुअल्स के ऊपर, इंडिविजुअलिटी के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो कि अनकन्वेंशनल पाथ फॉलो करते हैं, उनकी दलेरी के ऊपर, उनके करेज के ऊपर, बोल्डनेस के ऊपर काफी कुछ कमेंट किया है। अब अगर इस कोटेशन को हमने अप्रोच करना है और अगर हमने एक एस्से लिखना है इस कोटेशन के आधार पे, कोटेशन को ध्यान से पढ़ लो। एंड दोज हु वर सीन डांसिंग, यानी कि जो डांस कर रहे हैं और जो डांस नहीं कर रहे हैं, दो तरह के लोग हैं कोटेशन में, यानी कि इस बात को समझ आ रहा है। दो तरह के लोग हैं, एक वो जो कि डांस कर रहे हैं, दूसरे वो जो कि डांस नहीं कर रहे हैं। जो डांस नहीं कर रहे हैं उनको यह लगता है कि जो लोग डांस कर रहे हैं वो पागल हैं, वो इनसेन हैं। और जो लोग डांस नहीं कर रहे हैं उनको यह नहीं पता कि जो लोग डांस कर रहे हैं वो म्यूजिक सुन के डांस कर रहे हैं। सो विच मीन्स पीपल नॉट डांसिंग, दे कैन नॉट हेयर द म्यूजिक। फर्क है, एक फर्क है कांट हेयर द म्यूजिक एंड कैन नॉट हेयर द म्यूजिक। ठीक है। सो यानी कि जिन लोगों को म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा उनको तो लगेगा कि जो लोग डांस कर रहे हैं म्यूजिक पे वो पागल है, क्योंकि उनके हिसाब से तो म्यूजिक चल ही नहीं रहा। अब आइए इस कोटेशन का इंटरप्रिटेशन क्या है। आपको क्या लगता है ऐसे में ये लिख के आएंगे कि ताता थई कथकली? नहीं, डांसिंग के ऊपर ये जो पूरा ऐसे है, आप ये नहीं लिख के आएंगे कि मैं पार्टी पे गया, मुझे गाना नहीं सुन रहा था, लोग डांस कर रहे थे। नहीं, इस कोटेशन का मतलब समझो। ये कोटेशन हाईलाइट करता है सब्जेक्टिविटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। ये सजेस्ट करता है लोगों की जजमेंट्स को। लोग बहुत ओपिनियनेटेड हैं, इट इज नॉट बैड टू बी ओपिनियनेटेड, और हम बहुत इजीली जजमेंट्स पास करते हैं, जजमेंट्स बना लेते हैं। बेस्ड अपॉन किस आधार पे हम जजमेंट बनाते हैं? इस आधार पे क्योंकि हमारे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी लिमिटेड है। हम मौका ही नहीं देते हैं दूसरे लोगों के व्यूज को समझने के लिए, दूसरे लोगों के अनकन्वेंशनल पाथ को समझने के लिए हम अपनी जजमेंट बना लेते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आज से 20 साल पहले अगर मैंने अपने पिताजी को कहा होता कि मैं बड़े होकर डीजे बनना चाहता हूं, तो मेरे पिताजी ने कहा था कि ये कोई प्रोफाइल है, ये कोई जॉब है। मैं क्या बोलूंगा अपने 4 दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कि मेरा बेटा इतना पढ़ लिखे डीजे बन रहा है। आज 2024 है। आज कॉलेज गोइंग बच्चे अपने फ्री टाइम में हेयर कटिंग के कोर्सेज करते हैं, डीजे वाला कोर्स करते हैं, म्यूजिक एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं। ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं, कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो कि थोड़ी अनकन्वेंशनल है, क्योंकि कन्वेंशनल प्रोफाइल्स क्या थी? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, लॉयर, सीए एटसेट्रा। लेकिन आज लोग अनकन्वेंशनल तौर तरीका अपनाना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे, शाम को 5 बजे आते थे। आपके पेरेंट्स भी ऐसे करते होंगे। लेकिन अभी 9 to 5 तो कोई जॉब है ही नहीं। मेरी खुद की जॉब 9 to 5 नहीं है। कभी 8 बज जाते हैं, कभी 9 बज जाते हैं, कभी कभी तो रात के 2 भी बज जाते हैं काम करते करते। अब आमतौर पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज, अगर हम अपने पेरेंट्स, बुजुर्गों की बात करें, वो कहेंगे कि ये कौन सी जॉब है, आप ऐसे कौन सी जॉब में हैं जहां पे आपको रात को 2-3 बजने हैं। तो विच मीन्स कि अब लोग अनकन्वेंशनल पाथ फॉलो कर रहे हैं। आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब एक जमाना होता था कि लोग कहते थे यार कि चलो छुट्टियां मनाने कहीं जाते हैं, लेकिन आज अगर आप कहीं छुट्टियां मनाने भी जाते हैं, आपका लैपटॉप आपका पीछा नहीं छोड़ता। कुछ ना कुछ आपको साथ में अपना काम अपनी छुट्टियों पे भी लेके जाना पड़ता है, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम कल्चर है। कहीं पे भी बैठे हो, लैपटॉप खोलो, वाईफाई चाहिए, अपना काम कर लो। अब किसी और के नजरिए से देखेंगे तो लोग जज करेंगे यार कि ये क्या मतलब हुआ कि छुट्टी पे भी जाना है, काम भी करना है। लोग अपनी जजमेंट पास करते हैं अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के आधार पे। अब इस कोटेशन के हिसाब से डांसर्स कौन है? यहां पे डांसर्स की बात हुई है। हु आर द डांसर्स ओवर हियर?
वो लोग जो कि अनकन्वेंशनल हैं, वो लोग जो कि अनकन्वेंशनल हैं, बहुत बोल्ड हैं और बहुत यूनिक हैं अपनी अप्रोच में। जो लोग नॉन कन्फर्मिटी यानी कि सोसाइटी, समाज के आइडियल्स के साथ, समाज के आइडियल्स के साथ या समाज के टेनेट्स के साथ अपने आप को कंफर्म नहीं करते हैं, यानी कि अपनी एक्शंस की वैलिडिटी लेने के लिए वो समाज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिविजुअलिटी को वैल्यू देते हैं। डांसर्स वो लोग हैं कोटेशन के हिसाब से जिनके एक्शंस, जिनके तौर तरीके बाकी लोगों को बहुत इरैशनल लग सकते हैं। बाकी लोग यानी कि वो लोग हु कुड नॉट हेयर द म्यूजिक, उन लोगों की बात कर रहे हैं। और वो जो लोग हैं, वो लोग हु कैन नॉट हेयर द म्यूजिक, वो लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को कंफर्म करते हैं, अपने आप को कंफर्म करते हैं, वैलिडिटी सीख करते हैं, वैलिडेशन सीख करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स से, और वो कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव्स के बियॉन्ड देखना ही नहीं चाहते। देख नहीं सकते नहीं, बट देखना ही नहीं चाहते। सो ऑफन ऐसे लोगों को, पीपल who are very unconventional, people who are very bold, people who go out of the way, ऐसे लोग कौन से होते हैं? इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं। और ऐसे लोगों को अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल्स भी अभी दूंगा, अभी आपको थोड़ी देर में एग्जांपल्स दूंगा, बिकॉज अगेन ऐसे को थोड़ा, अगर अपने आर्ग्यूमेंट्स को आपने सपोर्टिव करना है, अगर अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने स्टैंड को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको एग्जांपल्स देने की जरूरत है। जस्ट लाइक कि आप एक वकील हैं, आप अपने केस को डिफेंड कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एग्जांपल्स का इस्तेमाल करें। अभी मैं एग्जांपल्स का इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसे लोग जिनको ऑफन मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, वो अपनी फील्ड में हमेशा पायनियर्स होते हैं, हमेशा एक्सपर्ट्स होते हैं, हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो पागलपन है, उनमें वो एसेंट्रिसिटी है, और उनके जो आइडियाज हैं, उनके जो विचार हैं, दे आर मच अहेड देन देयर टाइम्स एज कंपेयर टू द मेन स्ट्रीम। दे आर नॉट कंफर्मिंग देमसेल्व्स टू द मेन स्ट्रीम। नाउ दिस कोट ऑल्सो कॉल्स, इफ नॉट फॉर अ सिंपैथी बट फॉर एन एम्पैथी एंड एन ओपन माइंडेड अप्रोच, कि दूसरों को समझना जरूरी है। दूसरों के बारे बोलने से पहले समझो तो सी कि वो कौन से, किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, क्या माइंडसेट से आ रहे हैं। नॉट दैट कि जो व्यूज या जो विचार आपको सही लगते हैं उसी हिसाब से उनको भी काम करना चाहिए। So this quotation reminds us that to truly understand someone's actions or beliefs, we need to appreciate the context and the motivations which is driving the other people towards their path. So therefore this particular quotation, this particular perspective is much like needing to hear the music to understand the dance. You need to hear the music to understand that why are those people dancing. So therefore you need to understand their journey. Why are those people following a very unconventional path? I hope आपको समझ आ रहा है। Examples, गैलीलियो से 100 साल पहले पोलैंड में जन्मे कोपरनिकस, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि देखिए धरती जो है, धरती सन के आसपास रिवॉल्व करती है, सन धरती के आसपास रिवॉल्व नहीं करता। यही बात किसने बोली? गैलीलियो ने बोली। आफ्टर 100 ईयर्स गैलीलियो ने प्रपोज किया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को प्रपोज किया, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। रेनेसां पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, जो रेनेसां पीरियड था बिटवीन द 14th to the 17th century इन यूरोप। तो रेनेसां पीरियड में Galileo proposed that yes, Copernicus was right. It is the earth which revolves around the sun and not vice versa. But people mocked at him. Steve Jobs, the co-founder of Apple, he was also considered as eccentric, as unrealistic, and not practical. He was very adamant on perfection. He was very adamant on his innovation. उन्होंने iPhone create किया, एक आईफोन जो कि दिखने में आईपॉड की तरह था, दिखने में कैलकुलेटर की तरह था। पीपल सेड दैट अरे ये कोई फोन थोड़ी है,
ये दिखने में कैलकुलेटर जैसा लगता है, दिखने में आईपॉड जैसा लगता है, लेकिन इसी चीज में आपने सब कुछ मुमकिन कर दिया। इसमें लोग गाने भी सुन सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और कितना कुछ मल्टीमीडिया का काम कर सकते हैं। ये 2007 की बात है जब आईफोन आया था। लेकिन आज देखो, वही लोग जो कि आईफोन को क्रिटिसाइज करते थे, आज आईफोन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। पीपल आर मैड। इंडिया में आईफोन चाहे 5 लाख का क्यों ना हो जाए, इंडिया में खरीदने वाले खरीदेंगे। लेकिन जब उसने आइडिया दिया था, स्टीव जॉब्स ने जब आइडिया दिया था, उसको सपोर्ट नहीं मिला था। स्टीव जॉब का जो विजन था, उसने टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज किया और टुडे एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड। और स्टीव जॉब्स को जाना चाहता है फॉर हिज इनोवेशन, जिसने बदला अबाउट हाउ द वे पीपल इंटरैक्ट। सो देयरफॉर मेनी पीपल वर नॉट रेडी टू हियर द म्यूजिक व्हेन स्टीव जॉब्स वर डांसिंग। कोटेशन को समझ रहे हो? जेके राउलिंग, कितना रिजेक्शन इनको लाइफ में फेस करना पड़ा। अब ये जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं, क्या मैं कोई फिलोसोफर्स ले रहा हूं, मतलब क्या मैंने कोई फिलोसफी की बात करी है? ये ऐसे जाने माने लोग हैं जिनके बारे आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, अपने जीएस के सिलेबस में पढ़ते हैं। जेके राउलिंग, कितना रिजेक्शन इनको मिला, कितनी बारी इनको रिजेक्शन मिला फ्रॉम पब्लिशर्स कि नहीं, आपकी किताब, आपकी नॉवल हम नहीं छापेंगे। बहुत लोगों को लगा कि यार ये जो इसने स्टोरी लिखी है ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये बच्चों के समझ के बाहर होगी। लेकिन उनमें परसिवरेंस था, शी वॉज वेरी परसिस्टेंट कि नहीं, वो ये बुक पब्लिश करके ही रहेंगे। और देखिए, ये बुक हैरी पॉटर सीरीज कितना बड़ा ग्लोबल फिनोमेना बना, 50 करोड़ कॉपीज वर्ल्ड वाइड एंड स्टिल काउंटिंग, एंड कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी इसके ऊपर। सो जेके रोलिंग की जो सक्सेस स्टोरी है, दैट इज अ टेस्टिमेंट टू परसिवरेंस and belief in one's own vision. Then जाने माने लाइफस्टाइल कोच टिम फेरिस, इनके बारे में पढ़ना, इन्होंने किताब लिखी है द 4-Hour वर्क वीक। 100 पेजेस की बुक है। आपको अगर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे 50 पेजेस तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं, आपको वो मेल में आ जाएगा, लेटर बॉक्स वगैरह। अब इन्होंने किताब लिखी द 4-Hour वर्क वीक एंड इन्होंने प्रपोज किया एक बहुत डिफरेंट अप्रोच टू वर्क कि यार अब एआई आ चुका है ना, मशीन्स आ चुकी हैं, तो आप जो डे टू डे अपने टास्क करते हैं आप उसको आउटसोर्स कर दो, मशीन्स को, ऑटोमेशन को, और उतना टाइम जो आपके पास फ्री बचता है उस टाइम का यूटिलाइज करो ताकि आप और प्रोडक्टिव चीजें अचीव कर सकते हैं। इन्होंने ये जो 9 to 5 नॉर्म है इसको बिल्कुल ब्रेक किया कि ये 9 to 5 जो आप अपने हसल करते रहते हो, ये जो हसल कल्चर है, आप 9 to 5 किसी और के लिए काम कर रहे हो, किसी और को अमीर बना रहे हो, खुद पे काम करो, अपने दिन को इतना प्रोडक्टिव बनाओ कि आप मेंटली, फिजिकली, सोशली हर एस्पेक्ट में बहुत बैलेंस्ड हैं। अब इनके आइडियाज को हो सकता है कि आपके और मेरे पेरेंट्स रिजेक्ट करें कि ये क्या बात हुई कि लाइफ तो 9 to 5 होती है, लाइफ तो 9 to 6 होती है, हमने भी काम करा है, हमारे बच्चे भी काम करेंगे। लेकिन अब ये बात अब हमारे पेरेंट्स को नहीं समझ आएगा कि भाई बीच से बैठ के भी काम किया जा सकता है। आप गोवा में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, थाईलैंड में बैठे हैं, वहां से बैठ के भी आप काम कर सकते हैं। इनके आइडियाज को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, अनरियलिस्टिक कहा गया, लेकिन आज इनके आइडियाज को कितने सारे लोगों ने अडॉप्ट करा है। इनके जो कंसेप्ट्स हैं लाइफस्टाइल डिजाइन के और प्रोडक्टिविटी हैक्स के, इसने कितने काउंटलेस इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करा है और लोग अब अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं जो कि पहले नहीं सोचते थे। अब लोग सोच रहे हैं कि किसी और को अमीर करने के बजाय हम खुद अपने लिए कुछ क्यों ना करें। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लोग सोच रहे हैं। सो विच मींस हिज अनकन्वेंशनल वेज वाज लाइक म्यूजिक विच वाज नॉट बीइंग हर्ड बाय पीपल, but because of his eccentricity, because of his passion, because of his belief that he wants to bring a change in the society, he wants to make people more productive, he wants people should end up making their own businesses, end up raising their own businesses. So that inspired him. People rejected him, but even then he was determined. Let's take some examples from Indian history. ये तो मैंने कुछ सोसाइटी में से एग्जाम्पल्स लिए, कुछ जाने माने लोगों के हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे। हम अपने भारत के इतिहास की ही बात करें। महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस की बात करी थी, जब महात्मा गांधी ने ये टेक्निक साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के बाद भारत में 1915 के बाद आने के बाद सोचा कि यहां पे भी ये टेक्निक को इंप्लीमेंट करा जाए, कितने उनके खुद के ही लोगों ने, हमारे भारतीयों ने, हमारे पूर्वजों ने, उनके सहपाठियों ने, साथियों ने, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने ये कहा दैट लुक, आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू कैन बी क्वाइट एंड नॉन वायलेंट एंड कीप ऑन फेसिंग ऑपरेशन एंड ऑल्सो एंड अप गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिस कॉलोनियल रूल। मेनी पीपल सॉ इट वेरी इम्प्रैक्टिकल एंड इनइफेक्टिव। even today there is a
there are many people who really don't appreciate Gandhi's ideology. Well, you might hate Gandhi, you might love Gandhi, but the Gandhian ideology is embedded into the spirit and the essence of the Indian culture. Now, the idea of defeating a powerful empire by the means of non-violence sounded absolutely ridiculous and stupid. And people thought, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने सिपॉय म्यूटिनी देखा था 1857 में, आर्म्ड रिबेलियन के बिना अंग्रेजों को कैसे भगा सकते हैं? But over a period of time, Gandhi's approach that proved to be very effective. That led to mass mobilization, and that contributed significantly to India's independence. And not only towards India, but his methods were later on adopted by many people, many leaders in the African continent, जब उनको भी decolonization process overthrow करना था. His particular ideals, Gandhi's ideals, was followed by Nkrumah, by Nelson Mandela, by Sukarno, and even by Martin Luther King. Then let's take the example of Raja Ram Mohan Roy, the father of modern India. We all know him as the social reformer who led an incredible campaign against abolition of sati. But when he spoke about these things, when he saw that, widows, they are burning themselves, nobody is ready to talk to a widow just because her husband has died, he raised a voice that why are you doing this to a widow? But people from his own community, his own relatives said कि ये पागल हो गया है. उनके खुद relatives कह रहे थे कि ये पागल हो गया है, कि जो विडो है, विडो को अपने पति के जाने के बाद खुद को आग लगानी ही पड़ेगी. एक विडो रीमैरी नहीं कर सकती है. So it was his efforts which led to the abolition of sati. But जब उन्होंने ये बात बोली, see, he was way ahead of his time. When he spoke about the evil practice of sati, was anybody ready to listen to him? No. But now we all celebrate him. His relentless advocacy led to the significant reforms, including the abolition of sati in 1829. Till date, 2024, he is still regarded as the Sarvashreshth pioneer of the Indian Renaissance, the father of modern India. Swami Vivekananda, he traveled to the West so that he can spread the teachings of Vedanta, of Hindu philosophy. But many in India doubted that why would the philosophy of India, or why would anybody be interested to read or know about the Vedas or the Vedanta or the different types or the 6 different schools of thoughts in Indian philosophy? Why would anybody be interested in that? But Vivekananda, Swami Vivekananda, he had a mission. He badly wanted that no, it is an opportunity. Vivekananda got that opportunity that he wanted to demonstrate India's culture. He wanted to demonstrate India's diversity. The prevailing colonial mindset back then made it very difficult for some Indians to believe that India का culture इतना ज़्यादा globally respect किया जा सकता है. But what happened in 1893? His speech at the Parliament of World's Religion in Chicago, a monumental success, जहाँ पे he spoke about tolerance. He spoke about the very spirit of diversity, the uniqueness in Indian culture, celebrating diversity. And he was successful as far as in instilling pride in India's spiritual traditions. So these are certain examples which validate this quote. Understand one thing, you need to use examples to validate your stand. Quotation hai. So see, understand this thing. You have a quotation. You interpret the quotation. After interpreting the quotation, your stand becomes clear to the examiner. And once your stand becomes clear to the examiner, use examples. Use examples to validate your stand. Alright, now conclusion की बात करते हैं. Now Nietzsche's emphasis on the quote, this particular quote, highlights the importance of individuality. Friedrich Nietzsche, he particularly really praised those people जो कि बहुत बोल्ड हैं, जो कि अपने आप के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर रहे हैं, अपने आप के लिए स्टैंड ले रहे हैं, जो कि डरते नहीं हैं सोसाइटी के साथ कंफर्मिटी ना लेके आने के लिए. He was praising all those people who have done this thing, who have gone against the society,
who have gone against the system. So this quotation highlights the challenges which is faced by those who dare to be different and the often misunderstood path to greatness. And through this particular quote, Nietzsche encourages a deeper appreciation for the diverse expressions of human potential and the courage जो कि एक व्यक्ति रखता है अपने खुद के यूनिक जर्नी को परस्यू करने के लिए, अपने खुद के यूनिक विजन को परस्यू करने के लिए, डिस्पाइट उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग मिल रहा है या ऑपोजिशन मिल रहा है. ट्रू ग्रेटनेस एंड जीनियस ऑफर अराइज फ्रॉम इंडिविजुअल्स जो कि डिविएट करते हैं फ्रॉम द नॉर्म एंड परस्यू देयर यूनिक पाथ्स. So these individuals who are pursuing their unique paths, they are like dancers in the court, and they are being frequently judged, they are being frequently misunderstood, they are being frequently criticized, but despite that, they are doing what they have to do. And कौन इनको criticize कर रहा है? Who is the one criticizing the dancers? People who are only obsessed with conventional thinking, who are not ready to go out of the box. So therefore, this quotation reminds us always value the courage. Always value the courage of those people who are living very authentically, who are living very true to their own purpose, who are not confirming कि चार लोग क्या कहेंगे, मेरे ताया चाचा मामा बहन क्या कहेंगे. उन लोगों को confirm करते हुए नहीं, in the face of societal opposition, they are having the courage to do something unconventional. And I salute your courage as well. Preparing for UPSC is also very unconventional because the success rate in this entire process, in this entire exam is 0.01%. But even then, knowing that, you have chosen to prepare for it. I'm sure you must be facing a lot of opposition yourself from your parents, from your relatives, from your friends. ये कैसा होगा? इसमें तो 6 साल लग जाते हैं, इतने साल लग जाते हैं, etc., etc. But despite that, leaving behind all the criticism, you are ready to follow this unconventional path which you have made for yourself. Alright, now this is all for the video. Before I leave you, let me also tell you about a certain courses. Free initiatives चलते रहते हैं. दोस्तों, अगर आप अपना essay evaluate करवाना चाहते हैं, you don't want to buy any course, you think that I can write essays myself, all I need is evaluation. 999 में, only at the cost of 999, I personally will evaluate 10 essays. टॉपिक आपकी मर्जी का होगा, दैट कैन बी एनी टॉपिक. आप किसी और वेबसाइट में से कोई वीकली IAS चैलेंजेस होते हैं, वीकली ऐसे चैलेंजेस होते हैं, वहां से भी आप टॉपिक लेके आ सकते हैं, PYQ लेके आ सकते हैं. टॉपिक आपकी मर्जी का है. इवैल्यूएशन मेरा होगा, आपको मैं मॉडल ऐसे नहीं दूंगा इसमें, दिस इज ओनली फॉर 999, और आपके साथ मेरी मेंटरशिप कॉल्स भी इसमें रहेंगी. एंड देन अगर आप फाउंडेशन, अपनी ऐसे में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप ये यूट्यूब के लेक्चर्स देख रहे हैं, इससे भी और डिटेल में बहुत बढ़िया फिलोसॉफिकल एसेज और मॉडल एसेज मैं इस पर्टिकुलर फाउंडेशन कोर्स में लेके आया हूं. अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं तो ये नीव जो कि एसे फाउंडेशन कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है जिसमें इवैल्यूएशन, मेंटरशिप, टेस्ट, लेक्चर्स, PDFs, वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल टू यू. राउंड अबाउट 46 model essays would be available for you. You will be having master classes with Shekhar sir and Prerna ma'am, the co-founders of Sleepy Classes, and also I will be doing a UPSC PYQ analysis between 2019 to 2023 within this particular course, all at the cost of 8100. And for those students जो कि अभी इस साल मेंस दे रहे हैं, अगर आपने कोई अच्छी एस्से टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया, प्लीज एनरोल करिए, बिकॉज अभी आपको फाउंडेशन लगाने की तो जरूरत नहीं है ऐसे में, आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है. बहुत होलिस्टिकली यहां पे भी 24 मॉडल एसेज अलॉन्ग विद योर टेस्ट्स मैं लेके आया हूं, ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 2700. यहां पे आपको केवल PDFs मिलेंगे, केवल इवैल्यूएशन मिलेगी आपके टेस्ट की. यहां पे कोई आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे अगर आप योद्धा कोर्स लेते हैं. लेकिन अगर आप एक होलिस्टिक मेंटरशिप चाहते हैं for mains 2024 exclusively by me, then this is the program Surma, which you would be needing to get more than 140 marks in your essay. Personalized Zoom sessions मेरे द्वारा आपको मिलेंगे, along with 46 model essays के videos भी आपको देखने को मिलेंगे, और आपके टेस्ट के ऊपर आपकी evaluation भी मेरे द्वारा की जाएगी. टोल फ्री नंबर ये है 1800890303. प्लीज कॉल करें अगर आप सीरियसली अपने एसए के स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. तो आपको मैंने 4 कोर्सेज आपके सामने रखे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉकेट. जो आपको ठीक लगे आप ये कॉल करके एनरोल कर सकते हैं. मिलते हैं बहुत जल्द अपने यूट्यूब इनिशिएटिव्स में. थैंक यू सो मच.